नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। दिल्ली का बजट आया है, दिल्ली वालों के लिए क्या लेकर आया है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं, विनोद वार्ष्णेय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार होंगे, ददीवल यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे, डॉक्टर RK आर्य जी अर्थशास्त्री हमारे साथ होंगे। आप तीनों मेहमानों का स्वागत, और स्वागत के साथ ही इस बजट की बड़ी बातें क्या रही हैं, खास क्या है दिल्ली वालों के लिए। वित्त मंत्री नए थे, यानी कैलाश गहलोत थे, और कैलाश गहलोत ने दिल्ली वालों के लिए क्या घोषणाएं की हैं। दिल्ली का बजट पेश हुआ, कैलाश गहलोत ने पेश किया, और 78,800 करोड़ का यह बजट है। बड़ी बात है, वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बजट पेश किया है विधानसभा में। 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य पर फोकस, साफ सुंदर आधुनिक दिल्ली का नारा दिया गया। उसी की तर्ज पर यह बजट है। मनीष सिसोदिया बजट पेश किया करते थे, लेकिन मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में कैलाश गहलोत वित्त मंत्री बनाए गए और उन्होंने बजट पेश किया, अपना पहला बजट। और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में नवा बजट। सबसे बड़ी बात, लैंडफिल साइट जो मुद्दा बना रहा, MCD चुनाव इसी मुद्दे पर हुआ कि दिल्ली के 3 कोनों में कूड़े के ये पहाड़ कैसे खत्म किए जाएंगे, क्यों खत्म नहीं हुए, इसको लेकर बजट का प्रावधान किया गया है। यमुना की सफाई पर 6 बिंदुओं पर काम होगा, ये प्लान बनाया जाएगा, इस पर बात हुई है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में जो बजट पिछली बार था, वही बजट इस बार दिखाई दे रहा है। ये क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर RK आर्य जी। RK सर, आप अर्थशास्त्री हैं, आप जानते हैं आंकड़ों का खेल, आंकड़ों के जरिए जनता को कितना फायदा हो सकता है, ये बजट क्या कहता है? देखिए, मैं वो पहले से ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने का है, तो इसीलिए एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। और यमुना क्लीनिंग को बड़ी स्ट्रेसफुली कहा गया है कि ये कर ली जाएगी, क्योंकि अपोजिशन से चैलेंज भी आती है, और ये जो पोल्यूशन का है वो भी चैलेंज आता है, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खराब है, इसलिए वहाँ पर भी 9,500 करोड़ के आसपास दिया गया है। अपोजिशन का ये भी ब्लेम रहता है कि जो फ्लीट है बसेस की, ये भी क्वालिटी इसकी बढ़िया नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि पोल्यूशन को देखते हुए और बसों की फ्लीट भी बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दिए जाएंगे, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है लगभग 10,000 टन के आसपास कम हो जाएगा जी। तो इस तरह से जो एनवायरमेंटल इश्यूज है वो एड्रेस कर लिए गए हैं, और यमुना की जो वाटर पोल्यूशन है उसको ठीक कर लिया जाएगा, और जो सीवेज ये जो ट्रीटमेंट है उसको भी कर लिया जाएगा, और जो फ्री कनेक्शन दिए जाएंगे वो भी किया जाएगा। क्योंकि MCD के बजट को मिक्स यहां पर कर लिया गया है, पहले ही अनाउंस कर दिया गया है 21,000 करोड़ से, तो 78 और 21 मिलजुल के, क्योंकि पहले दोनों अलग अलग थे। पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली गवर्नमेंट को देख रही थी और MCD बीजेपी देख रही थी। तो अब सरकार को कहीं पर ये आसानी लग रही है कि MCD और मिल के, हम दिल्ली गवर्नमेंट जो है मिल के इस काम को कर लेंगे, तो लोगों का विश्वास इससे बढ़ेगा। और सबसे जो चीज बात है वो, अगर फिगर्स की बात ना भी करें कि एजुकेशन और हेल्थ में नहीं भी बढ़ा, तब भी लोगों को वही की वही सहूलियत मिलती रहेगी, क्योंकि बजट इंक्रीज टोटल 4% से भी कम है जी। रियलाइज्ड बजट ऑफ कोर्स 72,000 कुछ करोड़ का है, परंतु जो बजट पेश किया था वो 75,800 करोड़ का था। तो रियलाइज्ड बजट है 72,000 करोड़, और अभी रियलाइज्ड ये जो बजट है वो है 78,800 का, तो रियलाइज्ड होगा 75%। तो 72,000 करोड़ से 75,000 करोड़ के बीच का जो फासला है वो 4% से भी कम का बैठता है। तो 4% को इधर उधर कर दिया है, क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्शन आ रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जो एक उन्होंने वहां पर कहीं पर फुलझड़ी लगाई थी कि ये कह के कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो कम खर्चा करते हैं, परंतु ये एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा करते हैं। तो उन्होंने एडवर्टीजमेंट का अभी दिया भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 21,000 करोड़, उसके अंदर जो है लगभग 16-17% का इजाफा हुआ है, बल्कि ज्यादा हुआ होगा, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कंप्लेंट आती है कि रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, इस तरह से हॉस्पिटल्स बनाने का है और कई चीजें, खैर हॉस्पिटल सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, जो आधारभूत ढांचा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, तो उस बुनियादी ढांचा,
तो उसके अंदर जो है 21,000 करोड़ जो है, जहां पे वाटर लॉगिंग होती है या नई रोड्स बनानी है या एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने हैं, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से जो 5,000 करोड़ का इजाफा हुआ है उससे ये ठीक किया जा सकता है। ठीक है सर। तो टू सम एक्सटेंट जो बीजेपी की चैलेंजेस है अपोजिशन की, वो थोड़ी सी कंट्रोल हो सकती है, परंतु इन बिटवीन द लाइन जब लोग पढ़ेंगे तो सवाल ज्यादा आएंगे। अगर यमुना क्लीनिंग साथ साथ नहीं हुई तब भी क्वेश्चन अराइज होंगे सितंबर अक्टूबर के आसपास, और अगर सीवेज कनेक्शन नहीं दिए गए तब भी होगा। तो शायद एमसीडी, और इससे क्रक्स ये निकलता है क्योंकि संगठित हो जाने से एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट डबल इंजन, आप डबल इंजन हो गया दिल्ली अब में। ये डबल इंजन सरकार हो जाएगी जी। और ट्रिपल इंजन तो शायद केजरीवाल के नसीब में नहीं है, क्योंकि यहां पर वोट जो है गरीब तबके के आम आदमी पार्टी को जाते हैं, और जो सरमाएदार लोग हैं उनके वोट जाते हैं लोकसभा के। शायद यमुना की सफाई और 3 कूड़े के पहाड़ पर काम हुआ तो आसान हो सकता है रास्ता, और ट्रिपल इंजन वाला भी। आपके पास आऊंगा मैं। ददीवल यादव जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। बजट आया, क्या लेकर आया दिल्ली वालों के लिए? जो इजाफा हुआ है उस इजाफा को किस तरीके से देखते हैं? और शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बवाल भी हुआ, तनाव भी हुआ, तकरार भी हुई, लेकिन 21,000 करोड़ यहां रखा गया बजट। देखिए पंकज जी, मैं बिल्कुल आर्या जी की इस बात से सहमत हूं कि दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन सड़कों की तरह खूबसूरत बनाने को लेकर के G20 का जो सितंबर अक्टूबर में आयोजन होना है मेन, उसको लेकर के जैसे एशियन गेम्स हुए थे या दूसरे इस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो दिल्ली को चमकाया गया था। यही पूर्वी दिल्ली आप देखिए कि उससे पहले कितना खराब सी दिखती थी, लगता ही नहीं था कि ये दिल्ली का पार्ट है, लेकिन जब कॉमनवेल्थ गेम हुए तो किस तरह चमक गई। उसी तरह G20 को लेकर के पूरा दिल्ली सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रखा हुआ है, ये वही है कि सड़कें अच्छी दिखे, 52 लाख कितने पेड़ लगाने की बात है, और उसको जो है डिवाइडर्स को और बीच में प्लांटेशन का, और उन्होंने कहा कि 1 इंच भी ज़मीन सड़कों के किनारे उस तरह नहीं दिखेगी। और बहुत समय से ये मुद्दा उठता रहा कि एक तरह से जो सड़क पर चलने वाले पैदल यात्री हैं या साइकिलिस्ट हैं, उन सब के लिए तो फुटपाथ को भी नए तरीके से इन लोगों ने डेवलप करने के लिए इसमें बजट में प्रावधान किया है। तो एक तरह से रंग रोगन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस है, और ताकि बाहर से आने वाले प्रतिनिधियों को भी दिखाया जा सके और दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी लगे कि हाँ दिल्ली वर्ल्ड क्लास का है। जैसा उन्होंने 3 नए ISBT की बात की है, 3 नए ISBT की बात की है, तो यमुना को चमकाने की बात की है, सड़कों को चमकाने की बात की है, हेल्थ सेक्टर में आप चले जाएं तो मोहल्ला बसेस की बात की है, मेट्रो के नीचे सड़कों पर जो है रोड ट्रांसपोर्ट की बात की है, डबल डेकर की बात कर रहे हैं। तो डबल डेकर की बात है। तो एक तरह से दिल्ली को वास्तव में वो चाहते हैं कि ये बाहर से जो भी आए उसको दिखे कि विश्व स्तरीय शहर है, उस तरीके से दिल्ली को चमकाने की कोशिश है, पेश करने की कोशिश है। चलिए इस पर बात करेंगे आगे। हमारे साथ विनोद वार्ष्णेय जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी, आपके पास आ रहा हूं। आपसे सवाल थोड़ा सा सियासी तौर पर लिया जाएगा क्योंकि चुनाव भी बेहद नजदीक है, आम चुनाव, और अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि वो देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अक्सर देखा जाता है, पार्टी कहीं की भी हो, लेकिन उस पार्टी पर नजर हर राज्य रखता है कि ये कर क्या रहे हैं, करने वाले क्या हैं। लेकिन जो सरकार का मॉडल है, जिसे बहुत बेहतर मॉडल बताया जा रहा है, बजट कितना मुफीद है उसके लिए? देखिए, बजट जहाँ तक वोट कैचिंग कैपेबिलिटी की बात है जी, तो वो जो पिछला सिलसिला चलता आ रहा था उसको मेंटेन करता है। हेल्थ फील्ड में जितने भी बेनिफिशियरीज थे वो कोई कम नहीं होने वाले हैं, वो उतने के उतने ही रहेंगे। मोहल्ला क्लिनिक के जरिए, हॉस्पिटल के जरिए, डाक योजना है जिसके तहत पैसा लेकर के आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, उसके ज़रिए यही काम। शिक्षा के ज़रिए जो बेनिफिशियरीज हैं उनकी संख्या कोई कम नहीं होने वाली है, बनी रहेगी। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में और इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि मोहल्ला बसें चलाई जाएंगी। दिस इज़ ए न्यू इनोवेशन, बहुत ही ज़रूरत की चीज़ थी ये, जो है ये हो रहा है। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, जो मतलब पॉलिटिक्स से जुड़ी नहीं है, लेकिन मैं उसको देख रहा हूँ कि कोई परंपरा ऐसी नहीं रही है दिल्ली में कि सड़क बना दी या फुटपाथ बना दिए या कोई भी चीज़ बना दी तो उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता था। हम अक्सर देखते आते थे, 1972 से मैं दिल्ली जब आया, मैं जो है तब से लगातार देखता रहा हूँ, कोई चीज़ बनाई जाती है
और वो फिर टूट जाती है, फिर उसे पूरा का पूरा ठेका दे दिया जाता है और वो सिलसिला चलता रहता है कमाई का। इस बार पहली बार ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छा आइडिया लगा कि जो सड़क बना रहा है उसी को 10 साल तक वही जिम्मेदार उसकी होगा। धुलाई का रख रखाव का जिम्मा भी उसी को निभाना पड़ेगा। जी। तो ये माना जा सकता है कि जो अब सड़कें बनेंगी, नई डिज़ाइन की सड़कें बनेंगी, कह रहे हैं सेंट्रल वर्क जिसपे हम ट्री लगाएंगे और फुटपाथ अच्छे बनाएंगे, तो वो शायद वो मेंटेन रहेंगी। और जहाँ तक यूरोपियन मॉडल की बात है, देखिए यूरोपियन मॉडल की क्या बात कर रहे हैं। पहले कोई विदेश से हिंदुस्तान आता था तो लौटते ही कहता था क्या हीट एंड डस्ट, ये बड़ा फेमस हो गया था भारत के लिए कि कहीं भी जाओ गंदगी और ये सब मिलता है। तो कम से कम अब उतना खराब नहीं लगेगा, अब उतना खराब नहीं लगेगा, उसके लिए काम किया लेकिन जा रहा है। यूरोपियन स्टैंडर्ड पे आने ये वाला है, जरूरी ये भी भूल इसलिए जाइए, विनोद सर हो अभी गया। बहुत समय चाहिए सड़कें यूरोपियन। बनाना और मेंटेनेंस भी वो भी यूरोपियन पैटर्न ही है। हाँ, ये इसलिए भी जरूरी हो गया कि हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है अब, और इसे ये जरूरी भी है, मजबूरी भी हो गया कि आपको इस ओर काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसों को लाना हो या फिर और पर्यावरण को सही करने के लिए कूड़े के पहाड़ या यमुना की सफाई, ये तमाम चीजें आपकी मजबूरी भी हो गई हैं। आर्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे सवाल ये है कि एमसीडी का जो बजट घोषित किया गया विधानसभा के पटल पर, अपार्ट फ्रॉम ये 78,800 से अलग होगा, ये मानकर हम चलें और दर्शकों को चलना चाहिए, ये आप बताइएगा। डेफिनेटली जब वो बजट ही लिख रहा है, ये कोई एक्सपेंडिचर थोड़ी ना है जी। वो एमसीडी का टोटल बजट आज ही डिसाइड कर रहा है 21,000 करोड़ का। जी। ये एक्सपेंडिचर नहीं है, तो इसीलिए ये दिल्ली गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर नहीं है और दिल्ली गवर्नमेंट के बजट का हिस्सा नहीं है। जी। तो अब मैं वही कह रहा था, क्योंकि नहीं, ये तो मैं ऐसे ही पूछा था। एजुकेशन की बात हम करते हैं, एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए मनीष सिसोदिया ने बहुत अच्छा काम किया, ये आज भी कहा गया और इससे पहले भी कहा जाता है। इस बार बजट में कोई बदलाव नहीं है, और लेकिन ये कहा गया जितने भी टीचर्स हैं उनको टैबलेट दिया जाएगा। और आप एक्सीलेंस स्कूल की बात करते हैं तो वो कहां से व्यवस्था होगी, क्या इसी में से होगा या नहीं? कुछ और? एक्सीलेंस स्कूल के अंदर आप कितना समझते हैं? लगता है अगर मान लीजिए एक ठीक ठाक कोठी बनाने को 15 करोड़ रुपए लगते हैं, तो इतना ही स्कूल में लगते हैं। अगर लैंड आपको मिल गई या कहीं से आपको आउटर दिल्ली में अलॉट कर देते हैं पंचायत वाले, तो 15-20 करोड़ में बनता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेलेंस के लिए एक्सेलेंस इसलिए है कि वो स्पेशलाइज्ड होंगे, वहां पर आपको स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लीजिए स्किल शॉर्टेज है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस नहीं कर पाती, उसका एक सीधा रीजन ये है कि जो रूरल एरिया से बच्चे बेचारे आते हैं, उनकी शिक्षा इतनी तंदुरुस्त नहीं होती कि वो स्किल को पकड़ ले। स्किल को पकड़ने के लिए भी एक जो बेसिक एजुकेशन का सपोर्ट है, जितने भी टूल सेंटर्स है या जितनी भी मशीन से कार्य है, उस पे अगर बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कर लेंगे। क्योंकि दिल्ली जो है रूरल अर्बन में डिवाइडेड नहीं है, मोस्टली ये अर्बन ही है। 88% के आसपास अर्बन एरिया है, इसके अंदर 12% जो है वो रूरल एरिया है। तो जो बच्चे आते हैं अर्बन से आए या रूरल से, अर्बन से पुअर सेक्शन के लोग भी आते हैं। उधर जो दूसरी स्टेट्स हैं, वहां पे जो अर्बन बच्चे हैं वो लेथ मशीन पे काम नहीं करना चाहते, वो वर्कशॉप पे नहीं करना चाहते। उनके लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, वो फार्मास्यूटिकल का कोर्स करेंगे, एमबीए करेंगे, बीबीए करेंगे और एनिमेशन का कोर्स करेंगे। वो नहीं जाएंगे कभी भी फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए। तो परंतु यहां पर जो नीचे तबके के लोग हैं, लो इनकम ग्रुप है, वो बुराई नहीं है, क्योंकि लो इनकम ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको भी तो उठाना है। तो उनको स्पेशलाइज्ड सेंटर के अंदर आप 9वीं से और 11वीं के, ताकि वो 10वीं कर ले और 11वीं करके पास हो जाए, तो उनको ट्रेनिंग दे के आप सीधा एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, आपने कहा कि जो कमजोर आर्थिक तौर पर परिवार और उनके बच्चे, इस बजट के दौरान ये कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से 2.6 गुना ज्यादा है, और औसत आय देश में सबसे ज्यादा आम निवासी की दिल्ली में है, ये कहा गया। एक सवाल तो इसे आप किस तरीके से देखते हो? दूसरा, जीएसडीपी का जिक्र किया गया, ये बढ़कर 10,43,759 करोड़ रहने की संभावना कही गई। रियल ग्रोथ रेट 9.18% रहने की संभावना है। हाँ जी। तो ये क्या है कि जो 7% अभी हमने पिछली बार जो यूनियन का बजट पेश हुआ था, उसमें ये ग्रोथ रेट जो 22-23 का प्रोजेक्ट किया गया 7% है, और अगले साल के लिए अनुमान किया जा रहा है 6% है। वो डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन की दर कितनी रहेगी,
क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं आ रहा सेंट्रल गवर्नमेंट से। आरबीआई ने रेपो रेट 2.5% बढ़ाने के बावजूद भी जो वो इन्फ्लेशन है वो स्टिकी है। इन्फ्लेशन जो है अब फैल चुका हुआ है, वो एंट्रेंच्ड हो जाता है। एंट्रेंच इस तरह से हो जाता है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो एक बार अपनी वेजेस जब इन्फ्लेशन से कंट्रोल करवा लेती हैं, या गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स जब वेजेस ले लेते हैं तो वो इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको, और वो इनबिल्ट इन्फ्लेशन रहता है। इनबिल्ट इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड उससे कम नहीं होती, परंतु आरबीआई जो है जैसे कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता चला जा रहा है, ये उसके पीछे दौड़ा चला जा रहा है। अगर वहां पर ग्रोथ रेट कम हो रहा था, अब वो ग्रोथ रेट आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी 2.5% आ जाएगी, परंतु आप इन्फ्लेशन को देखते हुए जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते चले जा रहे हो, उसके कारण से जो क्रेडिट पोजीशन है वो खराब होती चली जा रही है। एमएसएमईज को लोन नहीं मिल रहा, हाउसिंग के लिए लोन महंगा होता चला जा रहा है, लोगों की इनकम नहीं बढ़ती चली जा रही। तो इस तरह से ये जो कंट्रोल करने की सिचुएशन है, ये डिपेंड करती है कि आप किस तरह से इनकम को बढ़ाते हो और फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल। आने वाले वक्त में इस पर नजर रहेगी। ददीवल जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। किसानों को प्रति एकड़ जो मुआवजा दिया गया, किसानों की संख्या बशर्ते कम हो लेकिन वो बेहतर दिया गया, ये वित्त मंत्री ने कहा। पीने के पानी की समस्या एक बड़ी समस्या है, फ्री पानी दिया जरूर जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी में दिक्कत होती है। बार बार सवाल उठता है। फ्लाईओवर का जाल बनाया जाएगा और बस कनेक्टिविटी को लेकर जो खबर है, इस पर आपका रुख चाहूंगा। ये कितना महत्वपूर्ण है दिल्ली की जनता के लिए और कितना आसान है सरकार के लिए काम करने में? देखिए, केजरीवाल हमेशा कहते रहे हैं, डूर स्टेप पर उनका हमेशा जोर रहा है, चाहे राशन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो जी, कुछ इन सब पर वो सभी क्षेत्रों में चाहते हैं कि डूर स्टेप तक पहुंचे सरकार, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो मोहल्ला क्लिनिक के बाद एक अच्छी पहल है जो एक मोहल्ला बसेस चलाने की बात है। जो आप कहें कि प्रदूषण रहित दिल्ली बनाने की दिशा में 25% सौर ऊर्जा की बात इन्होंने कही है, 2025 तक पूरा करने का, उत्पादन का वादा जो किया है, और इलेक्ट्रिक बसेस बढ़ाने का जो वादा किया है कि उनका बेड़ा जो है वो बढ़ जाएगा। यमुना को साफ करने की बात है, श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की बात है, जल शोधन की बात है, आपके सीवर की बात है। कॉमन मैन की तरफ भी उनका झुकाव उतना ही ज़्यादा है। चाहे अब उसी में जो हॉस्पिटल्स में टेस्ट की बात आ रही है कि उन्होंने टेस्ट बढ़ा करके 400 जो है फ्री कर दिए हैं, पहले कुछ 250-300 थे, और उसी तरीके से और बढ़ाएंगे। महिलाओं के जो उनके मोहल्ला क्लिनिक थे उनको बढ़ाने की बात है। तो और आपने गाँव की जो बात की, दिल्ली की बात की, किसानों की बात की, कम, लेकिन उन्होंने कहा मुआवजा बनस्पत और ज्यादा हम देते हैं, कुछ कंपेयर किया गया। देखिए, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एनएचआई को देखें तो वो जिस तरीके से मुआवजा बढ़ा करके दे रहा है, और दिल्ली के आसपास से जो भी सड़कें निकल रही हैं वो कोई छोटी मोटी सड़कें नहीं निकल रही हैं। और तो जब जो भी आप लैंड एक्वायर कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी है दिल्ली में, उससे ज़्यादा महंगे पर तो जो है बिल्डर जाके वहाँ खरीद ले रहा है। तो आपको तो देना ही पड़ेगा महंगा भाव जो है, और एनएचआई चूंकि पहले ही दे रहा है महंगा, तो आप उससे सस्ते दर पर कैसे ले लेंगे? एक मिसाल हो गई है, भारत सरकार ने कह दिया है वो चीजें, तो आप उससे सस्ते दर पर तो ले ही नहीं सकते। और हर इलाके का जो है एक आर्या जी बताएंगे कि उसका एक रेवेन्यू का वो जो सर्कल रेट तय है, तो उससे नीचे आप कैसे लेंगे? दिल्ली एक रेट का सिटी है और जो इलाके हैं तो उस हिसाब से आप सर्किल रेट से नीचे तो जा ही नहीं सकते। उसके अलावा जो है ना, जो गवर्नमेंट है वो जब तक बैन को लिफ्ट नहीं करेगी कि लैंड एक्वायर करनी है या नहीं, आप 1 इंच भी लैंड नहीं ले सकते गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, क्योंकि लाल डोरा की जो लैंड होती है उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है एज पर दी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। अगर आप लाल डोरा के बाद जाते हो तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है और उसके लिए बिल पेश करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है वो कि आप लैंड कितनी भी। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब गवर्नमेंट ने पहला बजट, ये आप गवर्नमेंट ने पहला बजट पेश किया था तो 16 कॉलेजेस खोलने की बात की थी। अभी आज की डेट में 144 कॉलेज में 33 कॉलेज जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी,
तो वो ऐसी गवर्नमेंट को अप्रूवल नहीं देती। इसीलिए ना तो लैंड मिली है, ना 16 कॉलेज जो है वो शायद 1-2 खुले हैं बाहर की तरफ आउटर दिल्ली में जहां पर लैंड उपलब्ध हुई है, क्योंकि आप टीचर्स को सैलरी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अभी स्कूलों की हालत ये है कि लेबोरेटरीज नहीं बनती है तो रूम्स जरूर बन जाते हैं, लाइब्रेरीज नहीं बनती है, रूम्स जरूर बन जा रहे हैं। तो जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिल्ली का बहुत वीक है। दूसरी स्टेटों का क्या होगा हमें नहीं लेना, परंतु जब ये केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहते हैं वो फैक्चुअली है नहीं। फैक्चुअली इसलिए है कि ये जो ऑटो रिक्शा वाले हैं या वेंडर्स हैं, इनकी तादाद ही बैठती है 40-45% के आसपास। अब इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराना, मान लो ना के बराबर तो थोड़ा सा ही मिल जाए, अच्छा है। जब आपको कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ मिल जाए, आपके बच्चे स्कूल में चले जा रहे हैं, अच्छी बात है, और वहां पे पढ़ते हैं, अच्छी बात है। परंतु उनको ऊंचे लेवल पे जाने के लिए आपको कई मशक्कत और करनी पड़ेगी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे। विनोद सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बात और, एक आरोप। मैं आपसे सियासी सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस दौरान भी कुछ सियासत की बू आती दिखाई दी जब यहां पर गहलोत साहब ने कहा कि केंद्र की तरफ से जो पैसा आता है वो पैसा उतना नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिलने वाला फंड जो है वो कम है, दिल्ली को 6400 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, अन्य राज्यों को 42% हिस्सा मिलता है, दिल्ली का शेयर 6400 करोड़ बनता है, लेकिन उसमें भेदभाव किया जाता है। यानी कि ये कौन से फंड का जिक्र हो रहा है जहां पर फंड नहीं दिया जा रहा दिल्ली को, या सपोर्ट नहीं मिल रहा? ऐसा है कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जी जहां पर जो है डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है। 1,75,000 की फिगर वित्त मंत्री जी ने दी, गहलोत जी ने दी कि दिल्ली के नागरिक 1,75,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को देते हैं डायरेक्ट टैक्स के रूप में। तो 15th फाइनेंस कमीशन का ये फैसला था कि सारे राज्यों को 42% की राशि आप जो है वापस कर देंगे, उनको लौटा देंगे जो टैक्स वहां से लिया है राज्यों से। दिल्ली के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। 325 करोड़ रुपए मिलते आ रहे थे पिछले साल तक, वो भी इस बार जीरो कर दिया जो है। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली को वित्तीय जो है रूप से गला घोंटने की एक तरह की कोशिश कह सकते हैं ऐसे जो है कि एक तो उनका अपना जीएसटी कलेक्शन कम हो गया 12,000। ये कहीं रूल में है या फिर खाली सियासी? मैं इसमें बताऊंगा। 325 करोड़ रुपए देते आ रहे थे। रूल की बात यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि आप केंद्र सरकार को कि आप इस मसले को कि डिवॉल्वमेंट दिल्ली को सरकार को कितना होना चाहिए, इस इशू को आप भेजिए फाइनेंस कमीशन में। केंद्र सरकार ने भेजा ही नहीं जो है, वो चाहते ही नहीं कि फाइनेंस कमीशन इस पे विचार भी करे। तो मतलब दिस इज सो ऑब्जेक्शनेबल कि आप दिल्ली के राइट्स को, जहां पर जिस फोरम पे दिल्ली की जनता के राइट्स की सुरक्षा हो सकती है, उस पे आप मुद्दा ही नहीं पहुंचने दे रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जितने फाइनेंसेस की जरूरत है, दिल्ली की इतनी पर कैपिटा इनकम नंबर 3 है पूरे देश में, नंबर 1 गोवा, नंबर 2 सिक्किम, नंबर 3 दिल्ली। इस उच्च आय वर्ग के लोगों का जो हमारा शहर है उसका बजट इतना कम, तो वो क्या सुविधाएं लोगों को दे सकते हैं? जो राज्य इतनी टैक्स दे रहा है उसका बजट इतना कम रह जाए तो ये बड़े शर्म की बात है एक तरीके से। और इसमें कौन कौन सी ताकतें उसको नीचे रखने में योगदान दे रही हैं, उनको मतलब जो है कोई अच्छी बात तो नहीं हो रही है जो। ठीक है आर्य जी, एक छोटा सा सवाल आपसे, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर। जो बजट आया है उस बजट को अगर आम आदमी संक्षेप में समझना चाहे, उसके लिए इस बजट में क्या खास है, उसको कितनी सहूलियत मिल सकती है, कहां पर उसको राहत है, किस तरीके से देखे वो आपके जरिए? देखिए, जहां पर सोशल वेलफेयर का सवाल है वो तो वही का वही रहेगा, अनचेंज रहेगा। स्कूलों की पढ़ाई वही रहेगी, कॉलेजेस की पढ़ाई 33 स्कूल जो इसके अंडर में है वो वही रहेगी, और क्योंकि बजट में चेंज नहीं आया। परंतु पॉल्यूशन वगैरह से थोड़ा राहत मिल सकती है और वाटर पॉल्यूशन भी ठीक हो सकता है, यमुना भी क्लीन, ये थोड़े एडिड एडवांटेज हैं। और जैसे सड़कों का है 5,000 करोड़ का एडिशनल है, तो सड़कों में तो हर एक को फायदा होता है, विशेषकर जो व्हीकल है उनको ज्यादा फायदा होता है। जब वाटर लॉगिंग होती है फ्लाईओवर के नीचे में, पानी के तालाब ही बन जाता है,
तो डेफिनेटली उनको जाने में इंजन ही बंद हो जा रहा है, आप निकल नहीं पा रहे, और मीलों मील जो है वो आपका ट्रैफिक जैम हुआ है, तो वो सहूलियत होगी। इस तरह से हर व्यक्ति को उस तरह से बेनिफिट हो सकता है। परंतु मैं आपको जो डायरेक्ट टैक्सेस में 325 करोड़ मिलते थे, क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो पिछला बैठा था 2016 का, उसके अंदर ये तय हुआ था कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम किसी की कम होगी तो उनका जो बजट एलोकेशन है वो ज्यादा होगा, क्योंकि ये हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट है। आफ्टर सिक्किम तो बहुत ही छोटी स्टेट है, और गोवा भी बहुत छोटी स्टेट है, उनकी 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है। तो उनको जो मिलेगा वही दिल्ली को मिलेगा, क्राइटेरिया वही रहेगा। परंतु जो अब जीएसटी है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड हो गया, पहले वैल्यू एडिड टैक्स होता था, अब जीएसटी हो गया, तो इस तरह से वो वाला तो पोर्शन आपको मिलेगा, परंतु डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके यहां लोग कमाने वाले जो हैं वो सशक्त है, उनकी पर कैपिटा इनकम ही ददीबल जी, एक छोटा सा सवाल आपसे मेरा है, इस बजट में क्या कुछ मिस था या कहां पर थोड़ा कमी थी? क्योंकि हम देख रहे हैं बजट आ रखा है, पैसा अच्छा ही लगता है, लेकिन कहीं लगता है कि गुंजाइश थी और हो सकता था बेटर। देखिए, गुंजाइश तो हर जगह रहती है, लेकिन बजट में वो करें क्या? उनके पास आना भी तो चाहिए ना, पैसा होना भी तो चाहिए ना। पिछली बार 2000 करोड़ का घाटा था, इस बार 12,000 करोड़ का घाटा हो गया है जो बजट इन्होंने रखा है उसके हिसाब से। तो पैसे की कोई अभी जैसा दोनों साथियों ने बताया, आमदनी नहीं है, खर्चा हो रहा है। हाँ, तो आमदनी है नहीं, खर्चा हो रहा है, और इसमें बहुत सारे जो काम हो रहे हैं वो इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में भी करने पड़ रहे हैं, चाहे वो चुनावी दबाव हो, चाहे वो G20 हो या दूसरे हो, वो करने पड़ रहे हैं। और अभी कुछ चीज़ें तो इसमें परोक्ष रूप से हैं जो अभी खुली नहीं है, वो बाद में खुलेंगी जी। जैसे जो विज्ञापन वाला मामला था वो नहीं आया, और बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो नहीं आई हैं, लोक लुभावन चीज़ें तो जरूर आ गई हैं सामने जी। तो लेकिन कुल मिला करके कहा जाए कि जो इन्होंने नारा दिया है उस हिसाब से बजट बढ़िया दिख रहा है। एक चीज ये बढ़िया लगी होगी आपको कि पॉल्यूशन और जी पोल्यूशन, क्लीन यमुना, प्रदूषण को लेकर, हाँ। इस पर जरा बात बहुत ज्यादा गंभीरता से अब होने लगी है, चाहे इलेक्ट्रिक बसें हो, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक टेम्पो, इस पर बात हो रही है, जो मतलब एक दौर में सुनना भी बहुत दूभर हुआ करता था। यानी समझ में आ गया सरकारों को भी, लोगों को भी, कि प्रदूषण ज्यादा हो रहा, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी आपके ऊपर होता है, और जिसकी वजह से आपको करना पड़ता है। वो बहुत सारी चीजें होती हैं आपके देश को कर्ज लेने में, और बहुत सारे तमाम सारे समझौतों में ये सब चीजें होती हैं लेन देन में, तो उसकी वजह से भी आपको करना पड़ेगा। और अभी G20 की बैठक होगी तो उससे पहले आपको और ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा। हवा में धूल नहीं होनी चाहिए। शंघाई चाइना में जब वो हो रहा था गेम, तो कैसे रातों रात उसको करना नहीं दे पा रहा है। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बजट आ गया, बजट जनता के लिए दिल्ली सरकार ने पेश किया, वो 78,800 करोड़ का बजट है। शिक्षा के लिए भारी भरकम बजट है, स्वास्थ्य के लिए बजट अच्छा है, बुनियादी ढांचे को अच्छा खासा बजट दिया गया है। हालांकि शिक्षा और स्वास्थ्य में बजट में पिछले मुकाबले कोई बदलाव नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह बजट जनता के मन मुताबिक हो सकता है, लेकिन इसमें प्लानिंग बहुत ज्यादा है, काम करने के लिए बात कही गई है। आने वाले वक्त में जैसे इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी, डबल डेकर फ्लाईओवर होंगे, यमुना की सफाई, 3 कूड़े के ढेर खत्म किए जाएंगे, ये तमाम बातें आने वाले वक्त में जनता देखेगी, और काम नहीं हुआ तो शायद सरकार से पूछेगी भी। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टोटल न्यूज के साथ। सबसे ज्यादा